अध्याय 9 बुरी पराजय। प्रोफेसर डंबलडोर ने गरुड़द्वार के सभी विद्यार्थियों को बड़े हॉल में भेज दिया। 10 मिनट बाद वहां पर मेहनत कश, चीलघात और नागशक्ति के विद्यार्थी भी आ गए, जो बहुत दुविधा में लग रहे थे। जब प्रोफेसर मैकगोनिगल और फ्लिटविक ने हॉल के सभी दरवाजे बंद कर दिए तो डंबलडोर उनसे बोले, आपके सभी टीचर्स और मैं महल की अच्छी तरह तलाशी लेने जा रहे हैं। मुझे लगता है यही सुरक्षित रहेगा कि आप आज की रात यहीं बिताएं। फ्लिटविक हॉल के प्रवेश द्वार पर पहरा देंगे। हेड बॉय तथा हेड गर्ल यहाँ की व्यवस्था संभालेंगे। किसी भी तरह की समस्या आए तो तत्काल मुझे जानकारी दें। उन्होंने पर्सी से कहा, जो बहुत गर्वित और महत्वपूर्ण दिख रहा था। किसी भूत के हाथ से खबर भिजवा देना। प्रोफेसर डंबलडोर हॉल से बाहर जाने से पहले जरा ठहरे और बोले, ओह हाँ, तुम्हें इनकी भी जरूरत तो होगी। उन्होंने अपनी छड़ी एक बार घुमाई, जिससे लंबी टेबलें उड़कर हॉल के कोनों में पहुंच गईं और दीवारों से टिक गईं। उन्होंने दूसरी बार छड़ी घुमाई, जिससे फर्श पर सैकड़ों गद्दीदार बैगनी स्लीपिंग बैग्स आ गए। अब अच्छी नींद का आनंद लो, प्रोफेसर डंबलडोर ने अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए कहा। हॉल में तत्काल रोमांचक बातें होने लगी। गरुड़द्वार के विद्यार्थी बाकी विद्यार्थियों को बताने लगे कि अभी अभी क्या हुआ था। सब लोग अपने अपने स्लीपिंग बैग्स में जाओ, पर्सी चिल्लाया। अब चलो, बातें बंद करो, बत्तियां 10 मिनट में बुझ जाएंगी। चलो, रॉन ने हैरी और हरमाइनी से कहा। उन्होंने 3 स्लीपिंग बैग उठाए और उन्हें घसीटकर एक कोने में ले गए। तुम्हें क्या लगता है ब्लैक अभी महल में होगा? हरमाइनी ने तनाव भरी आवाज में फुसफुसाकर पूछा। रॉन बोला, जाहिर है डंबलडोर को तो लगता है कि ऐसा ही होगा। बहुत अच्छा संयोग है जो उसने आज की रात चुनी, हरमाइनी बोली, जब वे अपने स्लीपिंग बैग्स में पूरे कपड़े पहनकर लेटे और कोनियों के बल टिक कर बातें करने लगे, जब टावर में एक भी विद्यार्थी नहीं था। रॉन बोला, मुझे लगता है चूंकि वो छिपा हुआ है इसलिए उसे समय का अंदाजा नहीं रहा होगा। उसे यह एहसास ही नहीं हुआ होगा कि आज हैलोवीन है, वरना वह टावर की बजाय यहाँ आता। हरमाइनी कांप गई। उनके चारों तरफ लेटे विद्यार्थी एक दूसरे से यही सवाल पूछ रहे थे, वह अंदर कैसे घुसा होगा? शायद वो जानता है कि प्रकट कैसे हुआ जाता है, कुछ फुट दूर लेटे चीलघात के एक विद्यार्थी ने कहा। हवा से प्रकट हो गया होगा, शायद वेश बदल कर आया होगा, मेहनत कश के 5th ईयर के एक विद्यार्थी ने कहा। डीन थॉमस बोला, वह उड़कर भी तो अंदर आ सकता है। सच्ची, क्या हॉगवर्ट्स एक इतिहास किताब सिर्फ मैंने पढ़ी है? हरमाइनी ने हैरी और रॉन से पूछा। शायद, रॉन ने कहा। क्यों? क्योंकि महल की रक्षा सिर्फ दीवारें ही नहीं करती हैं, हरमाइनी बोली। इस पर कई तरह के जादू मंत्र हैं ताकि चोरी से घुसने वाले लोगों को रोका जा सके। यहाँ पर कोई अचानक प्रकट नहीं हो सकता और वेश बदल कर दम पिशाचों को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। वे यहाँ के हर प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे हैं। अगर वह उड़ कर आया होता तो वे उसे देख लेते। फिल्च को सभी खुफिया रस्तों की जानकारी है, इसलिए वे वहां भी पहरा दे रहे होंगे। बत्तियां अब बंद हो रही हैं, पर्सी चिल्लाया। सब लोग अपने अपने स्लीपिंग बैग में जाएं। बातचीत अब बिल्कुल बंद। सभी मोमबत्तियां तत्काल बुझ गईं। सिर्फ चांदी की तरह चमकते सफेद भूतों की रोशनी आती रही, जो प्रीफेक्ट से गंभीरता से बातें करते हुए तैर रहे थे। इसके अलावा जादुई छत से भी रोशनी आ रही थी, जो बाहर के आसमान की तरह थी और उसमें सितारे चमक रहे थे। छत को देखकर और हॉल में होने वाली कानाफूसी से हैरी को ऐसा लगा जैसे वो हल्की हवा में बाहर सो रहा हो। हर घंटे बाद एक टीचर हॉल में आके यह देखता था कि सब कुछ ठीक तो है। रात को 3 बजे के लगभग सब विद्यार्थी सो गए तो प्रोफेसर डंबलडोर वहां पर आए। हैरी ने देखा कि वे पर्सी को खोज रहे थे, जो स्लीपिंग बैग्स के बीच में घूम रहा था और कुछ विद्यार्थियों को बातें बंद करने की चेतावनी दे रहा था। जब डंबलडोर के कदमों की आहट करीब आई तो पर्सी सोने का नाटक कर रहे हैरी, रॉन और हरमाइनी से कुछ ही फुट दूर था। पर्सी ने फुसफुसाकर पूछा, उसका कोई सुराग मिला प्रोफेसर? नहीं, यहाँ सब ठीक है, हर चीज नियंत्रण में है सर। अच्छा, अब इन सबको यहाँ से हटाने का कोई मतलब नहीं है। मैंने गरुड़द्वार के प्रवेश द्वार के लिए एक अस्थायी पहरेदार खोज लिया है। तुम इन लोगों को कल सुबह वहाँ ले जा सकते हो। और सर, मोटी औरत? वह दूसरी मंजिल पर आर्गिल शायर के नक्शे में छिपी है। ऐसा लगता है उसने पासवर्ड के बिना ब्लैक को अंदर घुसने नहीं दिया, इसलिए ब्लैक ने उस पर हमला कर दिया। वह अब भी बहुत दुखी है, लेकिन जब वो शांत हो जाएगी तो मैं फिल्च से कहकर उसे वापस आने को तैयार करवा लूंगा। हैरी ने सुना कि हॉल का दरवाजा एक बार फिर चर की आवाज के साथ खुला और वहां से कदमों के आने की आहट सुनाई दी। हेडमास्टर, यह स्नेप की आवाज थी। हैरी चुपचाप पड़ा सुनता रहा। तीसरी मंजिल की पूरी तलाशी ले ली है, वह वहां नहीं है। और फिल्च ने तहखाने की भी तलाशी ले ली है, वह वहां भी नहीं है। खगोलशास्त्र की मीनार, प्रोफेसर ट्रिलोनी का कमरा, उल्लू कक्ष, सबकी तलाशी पूरी हो गई है। बहुत बढ़िया सेवरस, मुझे दरअसल आशा भी नहीं थी कि ब्लैक यहाँ रुकेगा। स्नेप ने पूछा, आपके हिसाब से वो किस तरीके से अंदर आया होगा प्रोफेसर?
हैरी ने अपने हाथ पर से सिर को थोड़ा उठा लिया ताकि वह दूसरे कान से भी सुन सके। बहुत से तरीके हो सकते हैं सेवरस, लेकिन हर तरीका असंभव लगता है। हैरी ने अपनी आंखों को जरा सा खोलकर उनकी तरफ देखा। डंबलडोर की पीठ उसकी तरफ थी, लेकिन उसे पर्सी का चेहरा दिख रहा था, जो पूरे ध्यान से देख रहा था। स्नेप की आकृति गुस्से में दिख रही थी। इस सत्र के शुरू होने से पहले हमारे बीच जो चर्चा हुई थी वह तो आपको याद ही होगी हेडमास्टर, स्नेप ने अपने होंठ दबाते हुए कहा। वह यह कोशिश कर रहे थे कि पर्सी उनकी बात न सुन ले। मुझे याद है सेवरस, डंबलडोर ने कहा और उनकी आवाज में चेतावनी की झलक थी। यह लगभग असंभव लगता है कि ब्लैक भीतरी सहायता के बिना स्कूल में घुस आए। जब आपने उन्हें नियुक्त किया था तो मैंने अपनी चिंता व्यक्त की थी। मुझे पूरा भरोसा है कि इस महल में रहने वाले किसी भी व्यक्ति ने भीतर घुसने में ब्लैक की मदद नहीं की होगी, डंबलडोर ने कहा। उनके लहजे से यह स्पष्ट था कि वे अब इस विषय पर आगे बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन स्नेप चुप रहे। इसके बाद डंबलडोर बोले, अब मुझे दंपिशाचों के पास जाना होगा। मैंने उनसे कहा था कि जब हम तलाशी पूरी कर लेंगे तो मैं उन्हें खबर दे दूंगा। पर्सी ने पूछा, क्या वे तलाशी में मदद नहीं चाहते थे सर? करना चाहते थे, डंबलडोर ने ठंडेपन से कहा, लेकिन जब तक मैं यहाँ हेडमास्टर हूँ तब तक एक भी दंपिशाच इस महल की चौखट के पार नहीं आएगा। पर्सी थोड़ा शर्मा गया। डंबलडोर हॉल में जल्दी जल्दी लेकिन शांति से चलते हुए बाहर निकल गए। स्नेप एक पल के लिए खड़े रहे और गहरे द्वेष से हेडमास्टर को देखते रहे, फिर वे भी चले गए। हैरी ने कनखियों से देखा कि रॉन और हर्माइनी भी देख रहे थे। उन दोनों की भी आंखें खुली थी और उनमें सितारों से भरी छत का प्रतिबिंब दिख रहा था। रॉन ने पूछा, इन बातों का क्या मतलब था? स्कूल में अगले कुछ दिनों तक सीरियस ब्लैक के अलावा किसी और विषय पर बातें नहीं हुई। वो महल में कैसे घुसा, इस बारे में कई अटकलें तो कल्पना की हवाई उड़ान थी। मेहनतकश हाउस की हन्ना अबॉट जड़ी बूटियों का ज्ञान की क्लास में ज्यादातर समय लोगों को यही बता रही थी कि ब्लैक फूल वाली झाड़ी में बदल सकता है। मोटी औरत की क्षतिग्रस्त तस्वीर को दीवार से हटा दिया गया। उसकी जगह पर सर कैडोगन और उनके मोटे भूरे टट्टू की तस्वीर लगा दी गई। इससे कोई भी खुश नहीं था। सर कैडोगन अपना आधा समय लोगों को द्वंद्व युद्ध की चुनौती देने में लगाता था और बाकी समय मूर्खतापूर्ण जटिल पासवर्ड खोजता रहता था, जिन्हें वह दिन में कम से कम 2 बार बदलता था। यह तो बिल्कुल पागल है, सीमस फिनिगन ने एक दिन गुस्से में पर्सी से कहा। क्या इसकी जगह पर कोई और पहरेदार हमें नहीं मिल सकता? दूसरे कोई तस्वीर पहरेदार बनने के लिए तैयार नहीं है, पर्सी ने कहा। मोटी औरत का जो हाल हुआ है उससे सब डर गए हैं। सर कैडोगन ही इकलौता बहादुर व्यक्ति था जो इस काम के लिए तैयार था। बहरहाल हैरी को सर कैडोगन के अलावा भी बहुत सी चिंताएं थी। उस पर अब बहुत कड़ी नजर रखी जा रही थी। टीचर्स उसके साथ गलियारों में चलने के बहाने खोजते थे और पर्सी वीजली, हैरी को शक था कि अपनी माँ के आदेशों का पालन कर रहा था, हर जगह वफादार कुत्ते की तरह उसके पीछे पीछे जाता था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि एक दिन प्रोफेसर मैकगोनिगल ने हैरी को अपने ऑफिस में बुलाया। उनके चेहरे पर इतना गंभीर भाव था कि हैरी ने सोचा कि कोई मर गया है। अब तुमसे यह खबर छिपाने का कोई फायदा नहीं है पॉटर, उन्होंने बहुत गंभीर आवाज में कहा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें यह सुनकर सदमा लगेगा, लेकिन सीरियस ब्लैक, मैं जानता हूँ मेरे पीछे पड़ा हुआ है, हैरी थके अंदाज में बोला। मैंने रॉन के डैडी को उसकी मम्मी से बात करते सुना था। मिस्टर वीजली जादू मंत्रालय में काम करते हैं ना? यह सुनकर प्रोफेसर मैकगोनिगल बहुत हैरान रह गई। उन्होंने हैरी को 1-2 पल के लिए घूरा और फिर बोली, अच्छा तो फिर पॉटर, तुम ये बात समझ जाओगे कि शाम को क्विडिच की प्रैक्टिस करना तुम्हारी सुरक्षा के हिसाब से ठीक नहीं है। बाहर पिच पर तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारी टीम के सदस्य होते हैं, इसलिए वहां तुम बहुत ही असुरक्षित रहोगे। शनिवार को हमारा पहला मैच है, हैरी ने गुस्से से कहा। मुझे प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा प्रोफेसर। प्रोफेसर मैकगोनिगल ने उसे गौर से देखा। हैरी जानता था कि गरुडवा टीम के जीतने में उनकी गहरी रुचि है। आखिरकार उन्होंने ही तो उसे खोजी बनाने का सुझाव दिया था। उसने सांस रोककर इंतजार किया। प्रोफेसर मैकगोनिगल खड़ी हो गई और खिड़की से क्विडिच पिच को घूरती रही, जो बरसात की बूंदों में धुंधली सी दिख रही थी। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि इस बार यह कप हम ही जीतें, लेकिन फिर भी पॉटर, मुझे ज़्यादा खुशी होगी अगर वहाँ पर कोई टीचर भी तुम्हारे साथ रहे। मैं मैडम हूज से कहूँगी कि वे प्रैक्टिस के समय तुम्हारी निगरानी करें। जैसे जैसे क्विडिच का पहला मैच करीब आता जा रहा था, मौसम लगातार खराब होता जा रहा था। बहरहाल बुरे मौसम का गरुड़द्वार टीम की प्रैक्टिस पर कोई असर नहीं हुआ। टीम मैडम हूज की निगरानी में पहले से ज़्यादा कड़ा प्रशिक्षण ले रही थी। फिर शनिवार के मैच से पहले आखिरी प्रैक्टिस में ओलिवर वुड ने अपनी टीम को एक बुरी खबर सुना दी। हमारा पहला मैच नागशक्ति टीम से नहीं होगा, उसने उन्हें बहुत गुस्से से बताया। फ्लिंट अभी अभी मुझसे मिलने आया था। अब हमारा मैच मेहनतकश की टीम से होगा। क्यों? बाकी की टीम ने एक स्वर में पूछा। फ्लिंट के पास ये बहाना है कि उसके खोजी के हाथ में अभी भी चोट लगी है।
वुड ने गुस्से से अपने दांत किटकिटाते हुए कहा। लेकिन यह साफ है कि वैसा क्यों कर रहे हैं। वे ऐसे मौसम में नहीं खेलना चाहते हैं। उन्हें लग रहा होगा कि इतने बुरे मौसम में उनकी जीत की संभावना कम है। पूरे दिन तेज हवा चल रही थी और बारिश हो रही थी। जब वुड उनसे यह कह रहा था, तभी बादल गरजने की आवाज सुनाई दी। मैल्फॉय के हाथ में कोई गड़बड़ नहीं है, हैरी ने गुस्से से कहा। वह नाटक कर रहा है। मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन हम इसे साबित नहीं कर सकते, वुड ने कटुता से कहा। और हम ये सोचकर प्रैक्टिस कर रहे थे कि हमें नाग शक्ति के खिलाफ खेलना है, लेकिन अब हमें मेहनत कश के खिलाफ खेलना पड़ेगा, जिनकी खेलने की शैली बिल्कुल ही अलग है। उनकी टीम में एक नया कप्तान और खोजी है, सेड्रिक डिग्री। एंजेलिना, एलिसिया और कैटी अचानक खीखी करने लगीं। क्या है? वुड ने उनके खिलखिलाने पर भ्रिकुटी तानते हुए कहा। वही ना, जो लंबा और आकर्षक है, एंजेलिना ने पूछा। जो ताकतवर और खामोश रहने वाला है, कैटी ने कहा, और वे सब एक बार फिर खीखी करने लगीं। वह सिर्फ इसलिए खामोश रहता है क्योंकि उसमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वो कुछ बोल सके, फ्रेड ने धीरता से कहा। मुझे लगता है तुम खामखा चिंता कर रहे हो ऑलिवर। हम मेहनतकश की टीम को आराम से हरा देंगे। तुम्हें याद है आखिरी बार जब उनसे हमारा मैच हुआ था तो हैरी ने 5 मिनट में सुनहरी गेंद पकड़ ली थी, याद है ना? हम बिल्कुल अलग परिस्थितियों में खेल रहे हैं, वुड चिल्लाया। उसकी आंखें बाहर निकल रही थी। डिगोरी ने अपनी टीम को बहुत मजबूत बना लिया है। वो बहुत बढ़िया खोजी है। मुझे पहले से ही यह डर था कि तुम इसे बहुत आसान मानोगे, लेकिन हमें आराम से नहीं बैठना चाहिए। हमें जीतने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नाग शक्ति की टीम हमें हारते देखना चाहती है। हमें जीतना ही होगा। ऑलिवर, शांत हो जाओ, फ्रेड ने थोड़ा चिंतित दिखते हुए कहा। हम मेहनतकश के मैच को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, बहुत गंभीरता से। मैच से एक दिन पहले हवा जोरदार आवाज करने लगी और बारिश पहले से ज्यादा तेज होने लगी। गलियारों और क्लासों में इतना अंधेरा हो गया कि अलग से मशालें और लालटेनें जलाना पड़ी। नागशक्ति की टीम वास्तव में बहुत खुश दिख रही थी और सबसे ज्यादा खुश था मैल्फॉय। अगर मेरा हाथ थोड़ा ठीक होता, उसने आह भरकर कहा जब हवा बाहर से खिड़कियों को भड़बड़ाने लगी। अगले दिन के मैच के अलावा हैरी के मन में किसी बात की चिंता नहीं थी। ओलिवर वुड उसे हर पीरियड के बाद आकर टिप देता था। तीसरी बार जब ऐसा हुआ तो वुड उसे बहुत देर तक पैतरे समझाता रहा। अचानक हैरी को एहसास हुआ कि गुप्त कलाओं से रक्षा की क्लास शुरू हुए 10 मिनट हो चुके हैं। वो तेजी से भागने लगा। इसके बावजूद वुड पीछे से चिल्लाकर उसे हिदायत दे रहा था। डिगोरी बहुत तेज घूमता है हैरी, इसलिए तुम्हें उसे चकमा देना होगा। गुप्त कलाओं से रक्षा की क्लास के बाहर जाकर हैरी ने भागना बंद किया। उसने दरवाजा खोला और दड़दड़ाते हुए अंदर घुस गया। प्रोफेसर ल्यूपिन, मुझे माफ करिए, देर हो गई मैं। लेकिन टीचर की डेस्क पर प्रोफेसर ल्यूपिन नहीं बल्कि स्नेप थे। यह क्लास 10 मिनट पहले शुरू हो चुकी है पॉटर, इसलिए मुझे लगता है कि गरुड़ द्वार के 10 पॉइंट कम होने चाहिए। बैठ जाओ। लेकिन हैरी हिला तक नहीं। उसने पूछा, प्रोफेसर ल्यूपिन कहाँ है? उनका कहना है कि वो इतने बीमार है कि आज तुम लोगों को नहीं पढ़ा सकते, इसने अपने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। मुझे लगता है मैंने तुमसे बैठने को कहा था। लेकिन हैरी जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहा। उन्हें क्या हुआ है? स्नेप की काली आंखों में चमक आ गई। उनकी जान खतरे में नहीं है, उन्होंने इस अंदाज में कहा जैसे वे इस बात से खुश ना हो। गरुड़ द्वार के 5 और पॉइंट कम किए जाते हैं, और अब अगर मुझे तुमसे एक और बार बैठने को कहा तो मैं इस बार 50 पॉइंट कम कर दूंगा। हैरी धीरे धीरे अपनी सीट तक पहुंचा और बैठ गया। स्नेप ने क्लास में चारों तरफ देखा। जैसा मैं पॉटर के बाधा डालने से पहले कह रहा था, प्रोफेसर ल्यूपिन ने इस बात का रिकॉर्ड नहीं रखा है कि उन्होंने तुम लोगों को अब तक क्या क्या पढ़ाया है। प्लीज सर, हमने बहरूपिये, लाल टोपी, कापबाज और ग्रिंडलोस के बारे में पढ़ लिया है, हरमाइनी ने तत्काल कहा, और हम इसके बाद शुरू करने जा रहे हैं। चुप रहो, स्नेप ने ठंडेपन से कहा। मैंने जानकारी नहीं मांगी थी, मैं तो सिर्फ यह बता रहा था कि प्रोफेसर ल्यूपिन व्यवस्थित नहीं है। वे गुप्त कला सुरक्षा के अब तक के हमारे सबसे अच्छे टीचर हैं, डीन थॉमस ने बहादुरी से कहा। तत्काल पूरी क्लास ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। यह सुनकर स्नेप पहले से भी ज्यादा खतरनाक दिखने लगे। तुम लोग बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हो। ल्यूपिन तुमसे ज्यादा मेहनत नहीं करवा रहे हैं। लाल टोपी और ग्रिंडलोस से निपटने की आशा तो मैं फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों से करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे। हैरी ने उन्हें पाठ्य पुस्तक के पन्ने पलटते देखा। वे सबसे आखिरी अध्याय पर पहुंच गए, क्योंकि वे निश्चित रूप से जानते थे कि उन्होंने इसे नहीं पढ़ा होगा। नरभेड़िए, स्नेप ने कहा। लेकिन सर, हरमाइनी खुद को यह बोलने से रोक नहीं पाई। हमें नरभेड़ियों के बारे में अभी नहीं पढ़ना है, हम तो अभी इनकी पंख शुरू करने वाले थे। मिस ग्रेंजर, स्नेप ने मौत जैसी ठंडी आवाज में कहा, मैं यह सोच रहा था कि यह क्लास आप नहीं बल्कि मैं ले रहा हूँ, और मैं आप सबसे कहता हूँ कि आप पेज नंबर 394 खोलें। उन्होंने अपने चारों तरफ देखकर कहा,
आप सब अभी। विद्यार्थियों ने एक दूसरे की तरफ कनखियों से देखा, जिनमें स्नेप के प्रति गुस्सा साफ झलक रहा था। कुछ तो शिकायत भरे स्वर में बुदबुदाए भी। इसके बाद सभी विद्यार्थियों ने अपनी किताबें खोल लीं। स्नेप ने पूछा, तुम में से कौन मुझे बता सकता है कि नर भेड़िए और सच्चे भेड़िए के अंतर को किस तरह पहचाना जा सकता है? सभी विद्यार्थी खामोश रहे सिवाय हरमाइनी के, जिसका हाथ हमेशा की तरह हवा में उछल पड़ा। कोई नहीं, स्नेप ने हरमाइनी को नजरअंदाज करते हुए कहा। उनके चेहरे पर एक बार फिर कुटिल मुस्कान आ गई। तुम लोग मुझे यह बता रहे हो कि प्रोफेसर ल्यूपिन ने तुमको इनके आसान अंतर के बारे में बताया ही नहीं है? हमने आपको पहले ही बता दिया है, पार्वती ने अचानक कहा, कि हम अब तक नर भेड़ियों पर नहीं पहुंचे। हम तो अभी। खामोश, स्नेप ने गुर्रा कर कहा। मुझे यह लगता है कि थर्ड ईयर का कोई भी विद्यार्थी नर भेड़ियों को देखते ही उसे तत्काल पहचान लेगा। मैं प्रोफेसर डम्बलडोर को यह बताऊंगा कि तुम सब लोग कितने पीछे हो। हरमाइनी का हाथ अब भी हवा में था और अब उससे चुप नहीं रहा गया। प्लीज सर, नर भेड़िए और असली भेड़िए में कई छोटे अंतर हैं। नर भेड़िए की थूथन। मिस ग्रेंजर, तुम दूसरी बार बीच में बोली हो, स्नेप ने ठंडे लहजे में कहा। गरुड़ द्वार के 5 पॉइंट कम किए जाते हैं क्योंकि तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम सब कुछ जानती हो। हरमाइनी का चेहरा लाल पड़ गया। उसने अपना हाथ नीचे कर लिया और आंखों में आंसू भरकर फर्श को घूर रही थी। पूरी क्लास स्नेप से कितनी नफरत करती थी, या इसी बात से पता चलता है कि वे सब उन्हें गुस्से से घूर रहे थे। हालांकि उनमें से हर एक ने कभी न कभी हरमाइनी को सर्वज्ञाता कहकर चिढ़ाया था, और रॉन तो हरमाइनी से हफ्ते में कम से कम 2 बार यही बात कहता था। बहरहाल इस समय रॉन जोर से बोला, आपने एक सवाल पूछा था और वो जवाब जानती थी। अगर आपको जवाब सुनना ही नहीं था तो आपने पूछा ही क्यों? क्लास के सभी विद्यार्थी तत्काल समझ गए कि रॉन ने सीमा पार कर ली है। जब स्नेप धीमे धीमे कदमों से चलते हुए रॉन के पास पहुंचे तो कमरे में सबने अपनी सांसें रोक ली। तुम्हें सजा मिलेगी वीजली, स्नेप ने रेशमी आवाज में अपना चेहरा रॉन के बिल्कुल करीब ले जाते हुए कहा। और अगर तुमने फिर कभी मेरे पढ़ाने के तरीके की आलोचना की तो तुम बहुत पछताओगे। इसके बाद क्लास में कोई विद्यार्थी कुछ नहीं बोला। वे सब बैठकर किताब की मदद से नर भेड़ियों पर नोट्स बनाते रहे। स्नेप घूमते हुए उनकी निगरानी करते रहे और प्रोफेसर ल्यूपिन द्वारा विद्यार्थियों से कराए गए काम को देखकर उसमें गलतियां निकालते रहे। बहुत ही खराब तरीके से समझाया है, यह गलत है। काप्पा मंगोलिया में ज्यादा होता है। प्रोफेसर ल्यूपिन ने इस पर 10 में से 8 नंबर दिए हैं। मैं तो 3 नंबर भी नहीं देता। जब आखिरकार घंटी बजी तो स्नेप ने उन्हें रुकने का इशारा किया। तुम सबको एक निबंध लिखना है कि नर भेड़ियों को कैसे पहचाना और मारा जाता है। मैं इस विषय पर 2 चंपत्र चाहता हूँ। मुझे सोमवार की सुबह तक तुम लोगों का निबंध मिल जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि कोई इस क्लास को ढंग से संभाले। वीजली, तुम रुक जाओ, हमें तुम्हारी सजा तय करनी है। हैरी और हरमाइनी भी बाकी विद्यार्थियों के साथ कमरे से बाहर चले गए। सबने इंतजार किया ताकि वे इतनी दूर पहुंच जाएं कि उनकी आवाज स्नेप को सुनाई न दे। इसके बाद उन्होंने स्नेप पर गोलाबारी शुरू कर दी। स्नेप ने कभी गुप्त कलाओं से रक्षा के किसी दूसरी टीचर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। हालांकि वे हमेशा से इस विषय के टीचर बनना चाहते हैं। हैरी ने हरमाइनी से कहा, वे ल्यूपिन के पीछे तो हाथ धोकर पड़े हैं। तुम्हें क्या लगता है, कहीं यह बहरूपे के कारण तो नहीं है? हरमाइनी ने सोचते हुए कहा, मुझे नहीं पता। काश प्रोफेसर ल्यूपिन जल्दी ही ठीक हो जाएं। रॉन 5 मिनट बाद आग बबूला होकर उनके पास आया। क्या तुम जानते हो कि वह? यहाँ पर उसने स्नेप के बारे में इतना अपमानजनक शब्द कहा कि हरमाइनी ने उसे टोकते हुए कहा, रॉन, मुझसे क्या करवाना चाहता है? मुझे अस्पताल में बेड पेन साफ करने होंगे। जादू के बिना। वो गहरी सांस ले रहा था और उसकी मुट्ठियां भींची हुई थी। ब्लैक स्नेप के ऑफिस में क्यों नहीं छिपा? वो उसका काम तमाम कर देता तो हमें उससे छुटकारा मिल जाता। हैरी अगली सुबह बहुत जल्दी उठ गया, इतनी जल्दी कि बाहर अब भी अंधेरा था। एक पल के लिए तो उसे लगा कि वो हवा की गरज से जाग गया है, लेकिन तभी उसे गर्दन के पीछे ठंडी हवा महसूस हुई और वो तत्काल उठकर बैठ गया। पीव्स नाम का भूत उसके पास तैर रहा था और उसके कान में फूंक मार रहा था। तुमने ऐसा क्यों किया? हैरी ने गुस्से में पूछा। पीव्स ने अपने गाल फुलाए, एक बार जोर से फूंक मारी और फिर किलकारियां भरते हुए कमरे से बाहर चला गया। हैरी ने अपनी अलार्म क्लॉक ढूंढी और उसमें समय देखा। 4:30 बजे थे। पीव्स को कोसते हुए वो फिर से लेटा और सोने की कोशिश करने लगा। बहरहाल अब जब वो जाग चुका था तो बादल गरजने, महल की दीवारों से हवा की तेजी से टकराने और अंधेरे जंगल में पेड़ों के चरमराने की आवाजों को नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल था। इतने शोर के बीच सोना मुश्किल था।
वह सोचने लगा कुछ ही घंटों में वह क्विडिच के पिच पर होगा और इस तेज हवा से जूझेगा। आखिरकार उसने कुछ देर और सोने का इरादा छोड़ दिया। उसने उठकर कपड़े पहने, अपनी नंबर 2000 उठाई और आवाज किए बिना कमरे से बाहर की तरफ चल दिया। जैसे ही हैरी ने दरवाजा खोला, कोई चीज उसके पैरों से आकर टकराई। वह झुका, नीचे क्रुक्शंस थी। उसने पूंछ पकड़कर क्रुक्शंस को उठा लिया और उसे बाहर घसीटा। मुझे लगता है रॉन तुम्हारे बारे में सही कहता है, हैरी ने क्रुक्शंस को शक भरी निगाहों से देखते हुए कहा। इस जगह पर बहुत से चूहे हैं, जाओ और उनके पीछे पड़ो। उसने क्रुक्शंस को घुमावदार सीढ़ियों की तरफ पैर से धकाते हुए कहा, स्कैबस को अकेला छोड़ दो। गुरुद्वार के हॉल में तूफान की आवाज और भी ज्यादा सुनाई दे रही थी। हैरी अच्छी तरह से जानता था कि खराब मौसम के कारण मैच रद्द नहीं होगा। क्विडिच के मैच आंधी तूफान जैसी छोटी मोटी बातों के कारण रद्द नहीं होते थे। बहरहाल अब उसे बहुत डर लग रहा था। वुड ने उसे गलियारे में सेड्रिक डिग्री दिखाया था। डिगोरी 5th ईयर में था और हैरी से बहुत बड़ा था। आमतौर पर खोजी हल्के और तेज रफ्तार वाले होते थे, लेकिन इस मौसम में डिगोरी अपने वजन के कारण फायदे में रहेगा, क्योंकि वह तेज हवा के कारण आसानी से विचलित नहीं होगा। हैरी ने सुबह होने तक का समय आग के सामने बैठकर गुजारा। बीच बीच में उसे उठकर क्रुक्शंस को भगाना पड़ता था, क्योंकि वह बार बार उसकी नजर बचाकर लड़कों की सीढ़ियों पर चुपचाप चढ़ने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार हैरी ने सोचा कि अब नाश्ते का समय हो गया है, इसलिए वह तस्वीर के छेद में से निकलकर अकेला बाहर गया। आवारा कुत्ते, रुक और मुझसे युद्ध कर, सर कैडोगन ने कहा। चुप रहो, हैरी ने जमाई लेते हुए कहा। प्लेट भर दलिया खाने में उसमें जान आ गई और अब वो टोस्ट खाना शुरू कर रहा था, तब तक बाकी टीम भी आ गई। आज का मुकाबला बहुत मुश्किल होगा, वुड ने कहा, जो कुछ भी नहीं खा रहा था। चिंता मत करो ओलिवर, एलिसिया ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। थोड़े बहुत पानी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यह थोड़ा बहुत पानी नहीं था, यह उससे बहुत ज्यादा था। क्विडिच की लोकप्रियता इतनी थी कि इतने खराब मौसम में भी पूरा स्कूल मैच देखने आया। बहरहाल दर्शक क्विडिच पिच की तरफ दौड़कर जा रहे थे। तेज हवा के कारण उनके सिर झुके हुए थे और उनके हाथों से छाते छूट रहे थे। चेंजिंग रूम में जाने से ठीक पहले हैरी ने देखा कि मेल्फॉय, क्रैब और गोयल हंसते हुए एक बड़े छाते के नीचे स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं और उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। टीम के खिलाड़ियों ने अपने लाल कपड़े पहने और उस प्रेरक भाषण का इंतजार किया जो वुड आमतौर पर मैच से पहले देता था, लेकिन वुड के मुंह से कुछ भी नहीं निकला। उसने कई बार बोलने की कोशिश की, 1-2 बार तो थूक गुटका, लेकिन फिर उसने निराशा में अपना सिर हिलाया और सबको अपने पीछे आने का इशारा किया। हवा इतनी तेज थी कि पिच की तरफ जाते समय वे लड़खड़ा रहे थे। अगर भीड़ तालियां बजा रही थी तो बादलों की गरज के कारण उन्हें तालियों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। बारिश की बूंदें हैरी के चश्मे पर लगातार पड़ रही थी। वह सोचने लगा, इस हालत में वह सुनहरी गेंद को देखेगा कैसे। मेहनतकश के खिलाड़ी पीले दुशाले में पिच के दूसरे छोर से आ रहे थे। कप्तान एक दूसरे के पास आए और उन्होंने हाथ मिलाया। डिगोरी वुड की तरफ देखकर मुस्कुराया, लेकिन वुड को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके जबड़े सील दिए हों, इसलिए उसने सिर्फ सिर हिलाकर मुस्कुराहट का जवाब दिया। फिर हैरी ने मैडम हूच के मुंह को हिलते हुए देखा। अपनी अपनी झाड़ुओं पर चढ़ जाओ। उसने अपना दायां पैर कीचड़ में से निकाला और उसे अपनी निम्बस 2000 के ऊपर डाल लिया। मैडम हूच ने सीटी अपने होठों से लगाई और फिर बजा दी। सीटी की आवाज जैसे बहुत दूर से आ रही थी। वे सब उड़कर ऊपर की तरफ चल दिए। हैरी तेजी से उड़ा, लेकिन उसकी निम्बस 2000 हवा में कांप रही थी। उसने इसे यथासंभव स्थिर रखने की और बारिश में देखने की कोशिश की। 5 मिनट में ही हैरी पूरी तरह भीग गया और ठिठुर रहा था। छोटी सी सुनहरी गेंद को तो रहने ही दे, उसे अपनी टीम के खिलाड़ी भी मुश्किल से दिख रहे थे। वो पिच के पार आगे पीछे उड़ा। वह धुंधली लाल और पीली आकृतियों का पीछा करता रहा। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैच में क्या हो रहा है। हवा के शोर के कारण उसे कमेंट्री भी सुनाई नहीं दे रही थी। भीड़ चोगों और टूटी हुई छतरियों के समुद्र के नीचे छिपी थी। 2 बार हैरी पहलवान के कारण गिरते गिरते बचा। चश्मे पर बारिश की बूंदें पड़ने के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वह उन्हें देख नहीं पाया। उसे समय का अंदाजा भी नहीं रहा। अपनी झाड़ू को सीधी रख पाना भी उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। आसमान में अंधेरा छाता जा रहा था, जैसे रात ने जल्दी आने का फैसला कर लिया हो। 2 बार हैरी किसी दूसरे खिलाड़ी से टकराते टकराते बचा। उसे मालूम नहीं था कि वह उसकी टीम का है या विरोधी टीम का। सब खिलाड़ी अब इतने भीग चुके थे और बारिश इतनी तेज हो रही थी कि उसे उनमें अंतर समझ में नहीं आ रहा था। बिजली की पहली चमक के साथ मैडम हूच की सीटी की आवाज सुनाई दी। हैरी को बारिश की मोटी बूंदों के बीच वुड की आकृति भर दिखी, जो उसे जमीन पर उतरने का इशारा कर रही थी। पूरी टीम कीचड़ में उतर गई। मैंने टाइम आउट लिया है, वुड ने अपनी टीम के साथियों से गरजते हुए कहा। आ जाओ यहाँ पर। वे सब पिच के सिरे पर एक बड़े छाते के नीचे खड़े हो गए। हैरी ने अपना चश्मा उतारा और उसे अपने दुशाले से जल्दी से पूछा, स्कोर क्या है?
हम 50 पॉइंट आगे हैं, वुड ने कहा, लेकिन अगर हमने जल्दी ही सुनहरी गेंद नहीं पकड़ी तो शायद हमें रात होने तक खेलना पड़ेगा। चश्मे के कारण मैं उसे देख नहीं पाऊंगा, हैरी ने अपने चश्मे को लहराते हुए चिंता भरी आवाज में कहा। उसी पल हरमाइनी उनके पास आ गई। उसने अपना चोगा अपने सिर तक उठा रखा था और वह न जाने क्यों मुस्कुरा रही थी। मेरे मन में एक विचार आया है हैरी, अपना चश्मा मुझे दो, जल्दी। हैरी ने उसे चश्मा दे दिया। पूरी टीम हैरानी से देखती रही जब हरमाइनी ने चश्मे को अपनी छड़ी से ठोकते हुए कहा, अब प्रभावित लो। उसने हैरी को चश्मा देते हुए कहा, अब इस पर पानी का कोई असर नहीं होगा। वो हरमाइनी को इतने प्यार से देख रहा था जैसे उसे चूमना चाहता हो। शाबाश, भीड़ में गुम होती हरमाइनी की तरफ देखते हुए वुड भर्राई आवाज में बोला, ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं। हरमाइनी के मंत्र से काम बन गया था। हैरी अब भी ठंड के कारण ठिठुर रहा था। वह जिंदगी में कभी इतना नहीं भीगा था, लेकिन अब उसे दिखाई दे रहा था। अब उसमें नया उत्साह आ चुका था और उसने अपनी झाड़ू को तूफानी हवा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसने हर दिशा में सुनहरी गेंद की तलाश की। एक पहलवान से बचा, डिगोरी के नीचे गोता लगाया जो दूसरी दिशा में देख रहा था। बादल गरजने की एक और आवाज आई। उसके तत्काल बाद बिजली चमकी। अब माहौल खतरनाक होता जा रहा था। हैरी को जल्दी से सुनहरी गेंद पकड़नी ही थी। वो पलटकर पिच के बीच में जाना चाहता था, लेकिन तभी बिजली एक बार फिर कड़की और स्टैंड्स दिखने लगे। हैरी ने एक ऐसी चीज देखी जिससे उसका ध्यान पूरी तरह भटक गया। सबसे ऊपर वाली खाली सीटों वाली लाइन में एक बड़े काले कुत्ते की आकृति साफ नजर आ रही थी। हैरी के हाथ झाड़ू के हैंडल पर से छूट गए और उसके निम्बस 2000 कुछ फुट नीचे गिर गई। अपनी लट को अपनी आंखों से हटाते हुए उसने एक बार फिर स्टैंड्स की तरफ देखा। कुत्ता गायब हो चुका था। हैरी, गरुड़द्वार के गोल की तरफ से वुड की दर्द भरी चीख सुनाई दी। हैरी, सुनहरी गेंद तुम्हारे पीछे है। हैरी ने हड़बड़ी में चारों तरफ देखा। सेड्रिक डिगोरी तेजी से पिच की तरफ जा रहा था और उनके बीच में बारिश भरी हवा में छोटी सी सुनहरी गेंद चमक रही थी। दहशत के झटके के साथ हैरी ने खुद को झाड़ू के हैंडल पर लिटा लिया और सुनहरी गेंद की तरफ उड़ चला। बारिश उसके चेहरे पर तमाचों की तरह पड़ रही थी, परंतु उसने अपनी निम्बस 2000 से कहा, चलो और तेज। लेकिन कोई अजीब चीज हो रही थी। स्टेडियम में एक रहस्यमयी खामोशी छा गई थी। हालांकि हवा अब भी पहले जितनी ही तेज थी, परंतु अब उसने गरजना बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आवाज का बटन बंद कर दिया हो, जैसे हैरी अचानक बहरा हो गया हो। आखिर यह हो क्या रहा था? और तभी उसे ठंड की एक जानी पहचानी एक भयानक लहर का आभास हुआ जो उसके अंदर तक घुस गई। उसे आभास हुआ जैसे नीचे पिच पर कोई चल रहा हो। बिना सोचे समझे हैरी ने सुनहरी गेंद पर से निगाह हटा ली और नीचे देखने लगा। नीचे कम से कम 100 दम पिशाच खड़े थे, जिनके छिपे हुए चेहरे उसी की तरफ थे। उसे ऐसा लगा जैसे बर्फ की तरह जमा हुआ पानी उसके सीने में उछल रहा हो और उनके भीतरी अंगों को लहूलुहान कर रहा हो। और उसने एक बार फिर सुना, कोई औरत चीख रही थी, उसके दिमाग के अंदर चीख रही थी, नहीं, हैरी को नहीं, हैरी को नहीं, रहम करो, हैरी को नहीं। दूर हट जाओ मूर्ख औरत, दूर हट जाओ इसी समय। हैरी को नहीं, रहम करो, उसकी जगह मुझे मार दो, उसके बदले मुझे मार डालो। हैरी के दिमाग में बेहोश करने वाली, सिर चकराने वाली सफेद धुंध भर रही थी। वह क्या कर रहा था? वह उड़ क्यों रहा था? उसे उस औरत की मदद करनी चाहिए। वह मरने वाली है, कोई उसकी हत्या करने वाला है। वो बर्फीली धुंध में गिर रहा था, नीचे और नीचे। हैरी को नहीं, रहम करो, रहम करो, रहम करो। कोई आदमी तीखी आवाज में हंस रहा था और औरत चीख रही थी और हैरी को इसके बाद कुछ भी याद नहीं था। खुशकिस्मत थी कि जमीन नर्म थी। मुझे तो लगा कि वो मर गया होगा, लेकिन उसका तो चश्मा तक नहीं टूटा। हैरी को फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह कहाँ था, वह वहां कैसे पहुंचा था, वहां आने से पहले वो क्या कर रहा था। वह तो सिर्फ इतना जानता था कि उसका रोम रोम इस तरह दुख रहा था जैसे उसे बुरी तरह पीटा गया हो। यह सबसे डरावना दृश्य था। मैंने आज तक इससे डरावना दृश्य नहीं देखा। सबसे डरावना दृश्य, नकाबपोश काली आकृतियां, ठंड, चीख। हैरी की आंखें तत्काल खुल गई। वह अस्पताल में लेटा हुआ था। गरुड़द्वार की क्विडिच टीम, जो सिर से पैर तक कीचड़ में लटपट थी, उसके बिस्तर के चारों तरफ खड़ी थी। रॉन और हरमाइनी भी वहां थे और ऐसे दिख रहे थे जैसे अभी अभी किसी स्विमिंग पूल से निकल कर आ रहे हों। हैरी, फ्रेड बोला, जिसका चेहरा कीचड़ के नीचे बहुत सफेद दिख रहा था, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? ऐसा लगा जैसे हैरी की याददाश्त तेजी से लौट आई। बिजली की चमक, ग्रिम, सुनहरी गेंद और दम पिशाच। क्या हुआ? उसे अचानक उठकर बैठते हुए कहा, जिससे सब चौंक गए। तुम गिर गए थे, फ्रेड ने कहा, लगभग 50 फुट की ऊंचाई से।
हमने सोचा कि तुम मर गए हो, एलिसिया कांपती हुई बोली। हरमाइनी के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसकी आंखें बहुत लाल थी। परंतु मैच, हैरी ने पूछा। मैच का क्या हुआ? क्या मैच दोबारा होगा? किसी ने भी कुछ नहीं कहा। हैरी के दिल में भयानक सच्चाई पत्थर की तरह उतर आई। हम हार तो नहीं गए? डिगोरी ने सुनहरी गेंद पकड़ ली थी, जॉर्ज ने कहा। तुम्हारे गिरने के ठीक बाद उसे एहसास नहीं था कि तुम गिर गए हो। जब उसने पलटकर तुम्हें जमीन पर गिरे हुए देखा तो उसने कहा कि मैच दोबारा होना चाहिए, लेकिन निष्पक्षता से जीत उन्हीं की हुई थी। यहाँ तक कि वुड भी यही मानता है। वुड कहाँ है? हैरी ने कहा, जब उसे अचानक यह एहसास हुआ कि वुड वहां नहीं था। अब भी नहा रहा है, फ्रेड ने कहा। हमें लगता है वो पानी में डूबने की कोशिश कर रहा है। हैरी ने अपना चेहरा घुटनों के बीच छिपा लिया और अपने बाल कसकर पकड़ लिए। फ्रेड ने उसके कंधे को पकड़ा और उसे जोर से हिलाया। हैरी, इससे पहले तुमने हमेशा सुनहरी गेंद पकड़ी थी, जॉर्ज बोला। कभी ना कभी तो ये होना ही था जब तुम इसे न पकड़ पाओ। अब भी आशा खत्म नहीं हुई है, फ्रेड ने कहा। हम 100 पॉइंट से ही हारे हैं, ठीक है? अगर मेहनतकश चीलघात से हार जाए और हम चीलघात तथा नागशक्ति को हरा दें, जॉर्ज बोला। मेहनतकश को कम से कम 200 पॉइंट से हराना होगा। लेकिन अगर वे चीलघात को हरा दें? ऐसा नहीं हो सकता। चीलघात की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन अगर नागशक्ति मेहनतकश से हार जाए? सब कुछ पॉइंट पर निर्भर करता है। 100 पॉइंट इधर या उधर। हैरी बिना कुछ बोले पड़ा रहा। वे हार गए थे। पहली बार वो किसी क्विडिच मैच में हारा था। लगभग 10 मिनट बाद मैडम पॉम्फ्री आई और टीम के खिलाड़ियों को वहां से जाने को कहा। हम लोग बाद में आकर मिलते हैं, फ्रेड ने उससे कहा। खुद को दोष मत दो हैरी, तुम अब भी हमारे अब तक के सबसे अच्छे खोजी हो। टीम के खिलाड़ी बाहर निकलते समय अपने पीछे कीचड़ के निशान छोड़ गए। उनके जाने के बाद मैडम पॉम्फ्री ने दरवाजा बंद कर दिया और निशानों को अप्रसन्नता से देखा। रॉन और हरमाइनी हैरी के बिस्तर के पास खिसक आए। डंबलडोर सच में बहुत गुस्सा थे, हरमाइनी ने लरजती आवाज में कहा। मैंने उन्हें पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। जब तुम गिरे तो वे पिच पर भाग कर आए और अपनी छड़ी घुमाई, जिसकी वजह से जमीन पर टकराने से पहले तुम्हारे गिरने की रफ्तार कम हो गई। फिर उन्होंने अपनी छड़ी दम पिशाचों की तरफ घुमाई। एक सफेद चीज निकलकर दम पिशाचों पर हमला करने लगी। वे तत्काल स्टेडियम से बाहर चले गए। डंबलडोर इस बात पर नाराज हो रहे थे कि दम पिशाच मैदान के अंदर क्यों आए। फिर उन्होंने जादू से तुम्हें स्ट्रेचर पर लिटाया और स्कूल तक तुम्हारे साथ गए। सब यही सोच रहे थे कि तुम तो मर। उसकी आवाज़ टूट गई, लेकिन हैरी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। वह तो इस बारे में सोच रहा था कि दम पिशाच के कारण वो बेहोश क्यों हो जाता है। वह चीखने वाली औरत के बारे में सोच रहा था। रॉन और हरमाइनी इतने चिंतित होकर उसे देख रहे थे कि उसने उनसे कोई सामान्य सवाल पूछने का फैसला किया। क्या किसी को मेरी निम्बस 2000 मिली? रॉन और हरमाइनी ने तत्काल एक दूसरे की तरफ देखा। और क्या? हैरी ने कभी रॉन को तो कभी हरमाइनी को देखा। जब तुम नीचे गिरे तो वो उड़कर दूर चली गई, हरमाइनी ने झिझकते हुए कहा। और वह हैरी, वो लड़ाकू पेड़ से जाकर टकरा गई। हैरी के पेट में खलबली मच गई। मैदान के बीचों बीच खड़ा लड़ाकू पेड़ बहुत हिंसक था और उसने दहलाने वाले जवाब का इंतजार किया। तुम तो लड़ाकू पेड़ को जानते ही हो, रॉन बोला। उसे किसी चीज का टकराना पसंद नहीं है। प्रोफेसर फ्लिटविक तुम्हारे होश में आने से ठीक पहले इसे लेकर आए थे, हरमाइनी ने बहुत धीमे से कहा। उसने धीरे से अपने पैर के पास से एक बैग उठाकर उसे पलटा। उसमें से लकड़ी के दर्जन भर टुकड़े और टहनियां बिस्तर पर गिर गईं। हैरी की वफादार झाड़ू आखिरकार हार गई थी और उसके अब बस यही अवशेष बचे थे।